हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो है आज से सीजीपीएससी मेंस के लिए पेपर 4 का जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें रसायन विज्ञान आता है, तो रसायन विज्ञान को कब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे कि है ना। उसके बाद हम जो है बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट और मेरे से बनते हैं, ठीक है, सबको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप अगर सीजीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा जो है सीजीपीएससी मेंस का जो भी सब्जेक्ट मेरे से हो पाएगा वो सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराऊंगा, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप अगर तैयारी करते हैं किसी सब्जेक्ट, हो सकता है आपसे ना बनता हो, तो मेरे पढ़ाने से हो सके आपको वो समझ आ जाए और आपसे बन जाए, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। तो जैसे पेपर 1 में हिंदी है, इंग्लिश है और छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है। तो जिसमें हिंदी में आपको पढ़ा दूँगा, आपका छत्तीसगढ़ी भाषा भी मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। पेपर 2 वो डिपेंड करता है करंट अफेयर के लिए, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें कुछ-कुछ टॉपिक है ना, क्या-क्या हो सकते हैं। निबंध के लिए जो मुद्दे हैं उसको देख सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास मैं पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है। आपको संविधान, छत्तीसगढ़ का इतिहास ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जो छत्तीसगढ़ का जितना भी जीएस है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भूगोल है, जनजाति है ना? वो बहुत डिटेल से मैं लिख-लिख के बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, है ना? और आप देखे हैं मेरे वीडियो, अगर आप देखते होंगे चैनल पर, तो मैंने पूरा प्रमाणित किताबों से ही आपको पढ़ाया है। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैं जो है छत्तीसगढ़ जीएस का जो है क्लास वहाँ लिया हुआ है। पेपर 4 में विज्ञान में अभी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका अप्लाइड एंड व्यावहारिक जो विज्ञान है उसको भी हम जो है कोशिश करेंगे कि हाँ, कंप्लीट कर सकें। ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ वाला जितना भी है, सब मेरे जीएस बैच, छत्तीसगढ़ जीएस बैच में ऐप में आप वहाँ से परचेज़ करके देख सकते हैं, पूरा वहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। दर्शन शास्त्र भी मैं करा दूँगा आपको, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट ही बचेगा जो मैं यहाँ नहीं करा पाऊँगा, बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है मेरे साथ बने रह सकते हैं और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपका मेंस का जितना भी सब्जेक्ट है मैं यहाँ कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। तो ये रहा कुछ बातें जो आपको बताना था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, और जानते हैं पहला चैप्टर, ठीक है। उसके पहले हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्या-क्या सिलेबस इसमें क्या-क्या पढ़ना है। देखो, प्रश्न पत्र 4 में विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ना है, जिसका आपको सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य है, ठीक है। इसमें कुछ-कुछ टॉपिक और दिया हुआ है, जैसे तीव्र मंद अभिक्रिया है और है ना, आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रारंभिक ज्ञान, ये सब है। इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। धातुएँ हमको पढ़ना है, तो आवर्त सारणी में धातु की स्थिति, सामान्य गुण पढ़ना है। धातु, खनिज, अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर को पढ़ना है, ठीक है। धातु कर्म में अयस्कों का सांद्रण, स्थापन, भर्जन, प्रगलन, शोधन पढ़ना है। कॉपर, आयरन का धातु कर्म, ठीक है। और धातुओं का संक्षारण, मिश्र धातु वगैरह पढ़ना है, अधातु पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्बनिक में अपन को बहुलक वगैरह पढ़ना है। तो ये सब जो है अपन जो है डिस्कस करेंगे। लगभग मान के चलो 4-5 दिन की क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य के ऊपर बात करते हैं। इसको मैं चाहता तो एक क्लास में कंप्लीट कर सकता था पूरे चैप्टर को, लेकिन मैं एक क्लास में कंप्लीट ना करके इसको कल इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा 10-15 मिनट का, उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि चीज़ें जो है थोड़ा-थोड़ा करके हम याद करेंगे, ताकि आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाए। ऐसा जो है मैं इसको बनाने का कोशिश किया हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि वाक़ई में वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, वीडियो आपको समझ आ रहा है, ठीक है? और आगे का पार्ट आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आगे सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जितने लोग देखेंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? आपके कमेंट करने से ही मुझे पता चलेगा, साथ ही आप अगर कमेंट करेंगे तो दूसरे लोगों को भी ये जो है, जो भी वीडियो को देखेगा, पहले कमेंट पढ़ते हैं आजकल, तो कमेंट पढ़ के इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो, ठीक है? तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है? तो चलो बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको हम जानते हैं, ठीक है? बहुत आसान से भाषा में मैं लिखा हूँ जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, ध्यान रखिएगा यहाँ, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है? मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक जो है आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले, है ना? नए प्रॉपर्टी वाले, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है? मतलब ध्यान रखिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है कि
दो रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट या एक से अधिक रिएक्टेंट, ठीक है, तो दो रिएक्टेंट, तो अपन मिनिमम दो रिएक्टेंट मान के चलते हैं, तो जिसको बोलते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, है ना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताऊंगा, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो देखो, तो एक से अधिक पदार्थ जो है जिसको बोलते हैं अभिकारक, जो आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, नया उत्पाद बनाते हैं, जिसका गुणधर्म क्या होता है, नया होता है, अलग होता है, जिसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, नया होता है। ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट, तो दो रिएक्टेंट जो है क्या करता है, रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो न्यू प्रॉपर्टीज के प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको समझिएगा, वह प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का, उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है। अब देखो, लोहे की, आप लोहे देखे होंगे, लोहे की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। जंग लगता है तो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब जो उसकी मजबूती है वो खत्म हो जाती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लोहे की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना, और नया उत्पाद बन गया। कैसे उत्पाद बन गया, उसमें सड़न आ गई, ठीक है। उसी प्रकार दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध का अलग प्रॉपर्टी होता है, दही का अलग प्रॉपर्टी होता है, और प्रोडक्ट भी नया है। दूध जो है अलग चीज है, दही अलग चीज है, ठीक है। दूध जो है आप सामान्य पीते हैं तो मीठा लगता है, दही जो है खट्टी लगती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उत्पाद अलग बन रहा है, प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दूध से दही का बनना, भोजन का जो है पचना, ठीक है, श्वसन जो सांस लेते हैं, उसको भी किसी के अंतर्गत आता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से अभी बताया कि इसमें अभिकारक का होना जरूरी है, और अभिकारक ही अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो इसके मुख्य घटक कौन कौन से है, अभिकारक है और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसी को क्या बोलते हैं, अपन जो है अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने के बाद, ठीक है, जो अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनके रिएक्शन से जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। जैसे यहाँ है मैग्नीशियम और यहाँ है ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, MgO2, है ना, क्या बनाएगा, MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात करते हैं, या अभिक्रिया का वेग। किसी इकाई समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर कहा जाता है। कहने का मतलब है, या वह गति जिसमें अभिकारक जो है उत्पाद में बदलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगा, जब कोई अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, तो अभिकारक से उत्पाद बनने में जितना समय लगता है, ठीक है, जो समय में परिवर्तन होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर। तो ध्यान रखिए, इसको कैसे लिखेंगे, देखो, यहाँ सांद्रण में परिवर्तन, मतलब सांद्रण में परिवर्तन कहने का, सांद्रण को बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सांद्रण में परिवर्तन की दर कहने का मतलब क्या है, कि एक चीज कम क्या होगा, कम होगा, और दूसरा चीज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो अभिकारक है वो कम होगा क्योंकि रिएक्शन होगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सी की कंसंट्रेशन, मतलब ये वाला जो है, ठीक है, जो अभिकारक है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और उत्पाद की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अभिकारक जो है कम होगा, उत्पाद बढ़ेगा। ये चीज समझ आया। तो इसको लिखा जाता है डेल सी बाई डेल टी, ठीक है, क्या लिखा जाता है, डेल सी बाई डेल टी। डेल सी कहने का मतलब कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, या तो जो सांद्रता है वो कम होगा या तो बढ़ेगा। तो अभिकारक की सांद्रता कम होता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ता है, ठीक है। और किसमें होगा, तो एक समय अंतराल में, एक समय लगेगा उसको कम ज्यादा होने में, ठीक है। तो मान लो मैं समय को टी को जो है क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ, 1 सेकंड मान लेता हूँ। तब अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR क्या हो जाए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सांद्रता के ऊपर। कहने का मतलब है कि अगर हम समय को 1 मान लेते हैं, तो अभिक्रिया की दर किसके ऊपर ही डिपेंड करता है, या तो अभिकारक की सांद्रता, या तो फिर आपका उत्पाद की सांद्रण पर, अभिकारक की सांद्रण या उत्पाद की सांद्रण पर जो है डिपेंड करता है। इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, अभिक्रिया की दर के सूत्र, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा आपका समय अंतराल लिखा जाता है, समय में अंतर को लिखा जाता है, ठीक है। देखो, अब जो सांद्रण होगा, सांद्रण क्या होता है, मोल पर लीटर में होता है, मोल पर लीटर में रहता है, ठीक है, मोल पर लीटर में। और देखो यहाँ समय, समय को किस में लिखा जाता है, सेकंड में लिखा जाता है, समय को सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड इसकी जो है यूनिट होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी बातें मैं बताया आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो और बताइएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसको हम अच्छे से बता पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर का गणितीय निरूपण। इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो, ए और बी जो है अभिकारक है, ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है। अब अभिक्रिया में भाग लेने के बाद ये क्या बना है? उत्पाद बना है, सी और डी नाम का उत्पाद बना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, देखो, डी ए है ना, इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है, और उसी प्रकार बी में भी परिवर्तन होगा तो डी बी, ठीक है। उसी प्रकार ये सी में परिवर्तन होगा, डी सी, ठीक है, और उसी प्रकार जो है डी में आपका डी में परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन कहने का मतलब है कि ये दोनों अभिक्रिया में भाग लेंगे, मतलब ये कम होंगे तो माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? माइनस। इसको 1 मिनट मिटाता हूँ पहले, इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको अपन लिखते हैं, देखो, डी ए, ठीक है, ये अभिक्रिया में भाग लिया, यहाँ डी बी, ये भी अभिक्रिया में भाग लिया, यहाँ डी सी, ये भी अभिक्रिया में भाग लिया, और यहाँ डी डी, ये भी अभिक्रिया में भाग लिया। अब देखो, भाग लिया अभिक्रिया में तो उस समय में ये कम होगा, तो इसको लिखा जाता है डी टी समय में। ये भी कुछ समय में कम होगा, ये कुछ समय में बढ़ेगा, ये भी कुछ समय में बढ़ेगा, ठीक है। तो अभिकारक जो है क्या होगा? कम होगा। अभिकारक जो है क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और उत्पाद जो है बढ़ेगा, उत्पाद जो है बनेगा, तो उत्पाद की ओर प्लस लिखा जाता है, ठीक है। देखो, यहाँ इसीलिए अभिक्रिया की दर में जो अभिकारक है उसको माइनस के साथ लिखा जाता है और जो उत्पाद है उसको प्लस के साथ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये कम होगा और समय के साथ ये जो उत्पाद है वो बढ़ेगा। तो डी ए और डी बी जो है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाता है, और डी सी और डी डी जो है उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाते हैं। डी क्या है? समय अंतराल, कितने समय में परिवर्तन हो रहा है उसको dt से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है तो अभिकारक जो है अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहे हैं। तो इस उत्पाद बनाने पे, है ना, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इस उत्पाद की बनाने की अभिक्रिया की दर को जो है या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, या किसी भी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होने देते, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक की अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। किस कारण से रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा होगा, किस कारण से रासायनिक अभिक्रिया कम होगा, ठीक है, उसी को इसमें पढ़ना होता है। अभिकारक प्रभावित करने वाला कारक कहने का मतलब ये होता है कि कौन ऐसे या कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से अभिक्रिया जो है प्रभावित होती है, मतलब अभिक्रिया या तो बढ़ती है या तो कम होती है, ठीक है। तो इसमें आता है अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रण। तो अभिकारकों की सांद्रण कहने का मतलब है जितना ज्यादा अभिकारक रहेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा अभिकारक रहेंगे, ठीक है, उतना ही अभिक्रिया की दर जो है बढ़ती है। अभिकारकों की सांद्रता जितना अधिक होगी उतना ही अभिक्रिया की दर जो है बढ़ती है। वही अभिकारकों की सांद्रता कम होने से अभिक्रिया की दर जो है कम होती है। मतलब हम जो है अभिक्रिया की दर को अगर हमको बढ़ाना है तो अभिकारक की सांद्रण को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम बढ़ाएंगे, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अभिक्रिया का ताप पर प्रभाव, मतलब अभिक्रिया जैसे-जैसे ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। जैसे-जैसे ताप बढ़ाएँगे तो अभिक्रिया जल्दी-जल्दी होने लगेगी, जल्दी-जल्दी प्रोडक्ट बनने लगेगा, ठीक है? क्योंकि अक्रिय अणु जो है सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। जैसे आप अपने आप आपके ऊपर लेकर चलिए, ठीक है, आपके ऊपर अगर हम गर्मी के दिनों में, ठीक है, आपका माइंड जो है क्या होता है? एकदम तेज हो जाता है, हम है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है एकदम, अभिक्रिया मतलब आपका जो दिमाग है वो तेजी से काम करता है, समझो एक प्रकार से, है ना ताप बढ़ा तो, ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो क्या होगा? ताप जैसे बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगा, ठीक है, और अक्रिय अणु जो है सक्रिय हो जाएंगे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कैसे हो जाती है? दोगुनी हो जाती है, जबकि ताप कम करने से अभिक्रिया की दर घट जाती है। कहने का मतलब है ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगा, ठीक है, सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगा। अभिक्रिया का दाब पर प्रभाव, दाब बढ़ता है, ठीक है, दाब बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है और दाब को घटाएंगे तो अभिक्रिया की दर घटती है। जैसे परीक्षा के दिनों में आपके अंदर जो है दाब, आपको प्रेशर बढ़ जाता है आपके ऊपर, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ता है तो आप जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी रिएक्शन होता है, ठीक है, और प्रेशर नहीं रहता, अभी पढ़ने का प्रेशर नहीं है तो आपका अभिक्रिया की दर भी, आपके पढ़ने की क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जैसे-जैसे दाब बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगा और जो दाब है वो कम होगा तो अभिक्रिया की दर भी घटने लगेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, दाब घटाने से अभिक्रिया की दर जो है कम हो जाती है। पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल का प्रभाव भी पड़ता है। जितना अधिक एरिया होगा
तो अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। तो एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। ठीक है। उत्प्रेरक की स्थिति, ध्यान रखिएगा कि कभी भी अभिक्रिया की दर जो है ना, उत्प्रेरक की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैटेलिस्ट आपको कई बार पूछा जाता है। ठीक है। कैटेलिस्ट का हमेशा काम इसीलिए होता है, कैटेलिस्ट का काम क्या होता है कि इसको क्यों लगाया जाता है कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट लगाने का कारण ये होता है कि अभिक्रिया को दर को बढ़ाना होता है ना। मोस्टली केस में अभिक्रिया की दर को जल्दी कराने के लिए जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति का होना जरूरी होता है ना। मतलब कैटेलिस्ट इसीलिए लाया जाता है ताकि अभिक्रिया जो है जल्दी हो सके। ठीक है। तो क्या करता है कैटेलिस्ट जो है, उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक की उपस्थिति जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है या घटा सकती है, लेकिन मोस्टली टाइम कैटेलिस्ट का उपयोग जो है अभिक्रिया को दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण को देखते हैं। गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। ठीक है। अति तीव्र अभिक्रियाएं, वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, है ना। ये वे रासायनिक अभिक्रिया है जो हुई बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में, ऐसे सेकंड में जो नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम देख नहीं पाते, है ना। तो ये वे रासायनिक अभिक्रिया है जो बहुत कम समय में 10 की घात -14 से लेके 10 की घात -16 सेकंड में पूरी हो जाती है। इनकी गति इतनी तेज होती है कि सामान्य विधियों द्वारा इनके अभिक्रिया वेग को मापना जो है लगभग असंभव हो जाता है। मतलब ये सामान्य आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, इतना जल्दी ये रिएक्शन होता है। उदाहरण की बात करें तो आयनिक अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो आयनिक अभिक्रिया, जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेपण तुरंत बन जाता है। जैसे AgNO3 है, NaCl है। ठीक है, Ag प्लस और ये हो जाएगा NO3 माइनस, और उसी प्रकार Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो AgCl बनेगा, Ag जो है Cl के साथ जुड़कर क्या बनाया जाएगा, AgCl बनेगा, और Na जो है NaNO3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaNO3 बना लेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये अवक्षेप जो हमको प्राप्त हो जाता है, सफेद अवक्षेप। ठीक है, उसके बाद मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, अति मंद अभिक्रिया, जिसको होने में बहुत समय लगता है। जैसे आप देखे होंगे लोहे में जंग लगना, एकाएक जंग नहीं लगता लोहे में, धीरे 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 कई महीने कई साल, है ना, लग जाता है। तो ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, इन्हें पूरा होने में कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को मिलाकर पानी बनाना, कमरे के तापमान पर। ठीक है, इसको आप जान सकते हैं। लोहे के जंग लगने का फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4Fe प्लस 3O2x H2O 2Fe2O3। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लोहे में जंग लगना जो है मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको अति मंद अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद एक होता है, न तो मंद होता है न ही तीव्र होता है, मतलब सामान्य अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शन। ये अभिक्रिया न तो बहुत तीव्र गति से होती है, न ही बहुत मंद गति से। इसकी गति जो है मापने योग्य होती है। इनका अध्ययन जो है रसायन विज्ञान में जो रासायनिक बल गतिकी है, केमिकल काइनेटिक है, इसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब जो सामान्य अभिक्रियाएं होती है, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी में किया जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में नहीं किया जाता, इसको किसमें किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी में किया जाता है। जैसे शर्करा का जल अपघटन हम जब करते हैं, ठीक है, शक्कर का जो है जल अपघटन जब किया जाता है, C12H22O11 को जब तोड़ा जाता है, ठीक है, जल के साथ मिलाकर इसको जब तोड़ा जाता है तो किसमें परिवर्तित होता है, C6H12O6 प्लस C6H12 में जो है ये परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शर्करा का जल अपघटन किया जाता है, मतलब शर्करा में पानी मिलाकर इसको तोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा, रासायनिक साम्यावस्था की बात करते हैं। देखो, साम्यावस्था कहने का मतलब है बराबर, साम्यावस्था कहने का मतलब है बराबर, जहां अभिकारक और उत्पाद बराबर होंगे उसी को रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। परिभाषा की बात करें, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च दोनों दिशाओं के वेग जो है बराबर होते हैं, ठीक है, तथा अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इन रासायनिक साम्यावस्था कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी बताया था कि इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे, अभिकारक, ठीक है, और उत्पाद दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ना तो अभिकारक जो है पूरा उत्पाद में बदलेगा, ना पूरा उत्पाद जो है अभिकारक में बदलेगा, है ना, दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे। ठीक है, माना किसी अभिक्रिया में अभिकारक A और B क्रिया करके C और D क्रियाफल में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें रासायनिक साम्य को निम्न प्रकार से समझा जाएगा। देखो, A और B का रिएक्शन होगा CD के साथ, ठीक है, अग्र अभिक्रिया इधर पश्चिम में, जितना ये बना उतना ही ये बनेगा। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण, ठीक है,
NH3, ठीक है, तो N2 और NH3 हाइड्रोजन है ना, N2 और 2NH3 क्या होगा, इसको भूल रहा हूँ मैं रिएक्शन, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। हाँ, तो NH3 ये होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और अमोनिया के निर्माण, तो अमोनिया NH3, ठीक है, ये निर्माण इसका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच संतुलन, ठीक है, ये सब क्या है, आपका रासायनिक साम्यावस्था का उदाहरण है, ठीक है। अब रासायनिक साम्यावस्था की कुछ विशेषताएं होगी, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बराबर है, दोनों तरफ बराबर बनता है, तो कुछ विशेषता है जैसे समान दर, तो दोनों दिशाओं में होने वाली प्रक्रमों की गति जो है बराबर होती है, मतलब दोनों दिशाओं में जो भी अभिक्रिया होगा वो कैसा होगा, वो बराबर होगा, ध्यान रखिए कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ये चिन्ह को ध्यान रखिएगा, ये साम्य अवस्था का चिन्ह है भाई, ठीक है, जितना अग्र की ओर उतना ही पश्चात की ओर, ठीक है, तो समान दोनों दिशाओं में होने वाली प्रक्रमों की गति जो है बराबर होती है। गतिशील प्रकृति, रासायनिक साम्य स्थितिक रुका हुआ नहीं होता बल्कि गतिशील होता है, लेकिन अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में समान निरंतर वेग से चलती है। अब देखो अब ऐसा नहीं है, अब एक चीज को इसको समझे उदाहरण से, मान लो एक पानी ऐसे बड़ा सा टब है, ठीक है, और ये छोटा टब है ऐसे, अब इसको समझने की कोशिश करें। मान लो इसमें पानी अभी फुल भरा है, एकदम फुल भरा है, ठीक है, एकदम फुल भरा है, ठीक है, और इसमें पानी खाली है। अब यहाँ मैं पाइप लगा दिया, यहाँ से इस इतना से पाइप लगा दिया, तो ये पाइप इस पानी को भरेगा 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 भरेगा, कहाँ तक भरेगा, यहीं तक भर पाएगा, क्योंकि इसके बराबर में लगा, यहाँ तक भरेगा। अब ये खाली हो जाए, कहाँ तक, यहाँ तक खाली होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें भी है, समझो, ठीक है, मतलब ये साम्य अवस्था में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी अभी जो है ये रिएक्शन रुक गए, चल रहा है, लेकिन अब पानी आदान प्रदान इधर से भी ऐसे जा रहा है, इधर से भी ऐसे आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है, ये अभिक्रिया जो है स्थिर नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है, लेकिन कैसा चल रहा है हमको बिना दिखाई दिए, ठीक है। मान लो थोड़ा भी इधर कम करेंगे तो ये तुरंत आ जाएगा, अगर थोड़ा भी इधर कम करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है, अगर कम नहीं करेंगे तो चल रहे पाइप में पानी आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे वो होते रहेगा, ठीक है, लेकिन किधर है ये हम नहीं बता सकते उसमें, लेकिन अभिक्रिया जो है चलती रहती, स्थिर कभी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो साम्य स्तर पर सभी अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता समय के साथ जो है अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो है केवल बंद पात्र में होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्य अवस्था हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा साम्य अवस्था किसमें होगा, मतलब ये किसमें ही हो सकता है साम्य अवस्था, तो साम्य अवस्था केवल जो है केवल बंद पात्र में क्लोज सिस्टम में होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही स्थापित हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, साम्य अवस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बंद पात्र में ही क्लोज सिस्टम में ही जो है संभव है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखिएगा जरूर मेंस में, है ना। आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेरक का प्रभाव देखते हैं, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्य अवस्था की स्थिति को नहीं बदलती, आपको बताया था कि उत्प्रेरक, ठीक है, क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर साम्य अवस्था में बात करें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति जो है साम्य अवस्था को कोई भी तरह से प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, उत्प्रेरक जो है अग्र और पश्चिम दिशा में जल्दी लाने का जो है काम करती है, मतलब रिएक्शन अगर किसी एक ओर जा रहा है तो दोनों ओर को बराबर करके, ठीक है, साम्य अवस्था में लाने का काम ये जल्दी करती है, मतलब इसके कारण जो है जल्दी साम्य अवस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद याद रखिए गिब्स ऊर्जा में कमी, तो साम्य अवस्था पर निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा जी का मान न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है, और उस अवस्था में इसका परिवर्तन जो है शून्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साम्य अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, और इसका परिवर्तन जो है शून्य होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद रासायनिक साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाला कारक को जानते हैं, ठीक है, तो इसमें सांद्रण आएगा, ठीक है, पहला सांद्रण, यदि किसी अभिकारक की सांद्रण बढ़ाई जाती है तो साम्य अग्रगामी दिशा में होगे, मान देखो ये है अभिकारक और ये है आपका प्रोडक्ट, है ना, ये रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट, अब इसको मैं बढ़ा दूं, इसका कंसंट्रेशन को, इसका सांद्रण को बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये किधर जाएगा, ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा, ठीक है, तो मतलब किधर शिफ्ट हो रहा है अभिक्रिया, अभिक्रिया जो है अग्र दिशा की ओर शिफ्ट हो रहा है, कौन सा दिशा की ओर, अग्र दिशा में शिफ्ट होती है ताकि अधिक उत्पाद बन सके, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं प्रोडक्ट को बढ़ा दूं, प्रोडक्ट की साधारण को बढ़ा दूं तो ये इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, कहने का मतलब है कि यदि किसी उत्पाद की साधारण बढ़ाई जाती है तो ये कैसे होगा, प्रतिगामी, प्रतिगामी मतलब पश्चिमगामी इस ओर, ठीक है,
दिशा में शिफ्ट होगी और अधिक क्या बनेंगे, अभिकारक बनेंगे। अब ये ज्यादा हो गया, ये कम है, तो क्या बनेंगे, जल्दी जल्दी जो है आपका अभिकारक बनेंगे। जैसे अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया में ये होता है, अमोनिया इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तापमान। यदि तापमान बढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यदि तापमान को बढ़ाएंगे, यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यदि टेम्परेचर को हम जो है बढ़ाएंगे, तो जो अभिक्रिया होगी, है ना, जो साम्य अवस्था होगी या अभिक्रिया जो है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था होगी वो कैसी होगी, उष्माशोषी, मतलब इंडोथर्मिक। क्या होगी, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक होगी। इंडोथर्मिक मतलब उष्मा का अवशोषण करेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा वो उष्मा लेगा, ठीक है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया की ओर शिफ्ट होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा वो ऊर्जा का उष्मा का अवशोषण करेगा, ठीक है। यदि तापमान घटाया जाता है तो क्या करेगा, वो उष्मा जो है बाहर फेंकेगा, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, इसको क्या क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक की ओर जो है अभिक्रिया शिफ्ट होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दाब बढ़ाया जाता है तो साम्य अवस्था जो है किस दिशा में होगी, जहां गैस के अणु जो है कम होगा। देखो ऐसे ही समझो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मान लो इसका दाब मैं बढ़ाया, तो इसका दाब मैं बढ़ाया, तो इसका दाब, अभी दोनों बराबर में थे, समझो एक प्रकार से। मान लो इसका दाब बढ़ाया तो ये कम हो गया, इसको बढ़ाया मतलब कम हो गया, अब किधर आएगा, कम की ओर। मान लो इसका दाब बढ़ाया तो अब ये कम है, इसका दाब बढ़ रहा है, इसका दाब बढ़ गया है, ये कम हो गया, तो किधर आएगा, इस ओर आएगा। मतलब जिसका दाब बढ़ेगा तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा, तो दाब जिसका बढ़ेगा तो वो जो है कम गैस के अणुओं की ओर जो है शिफ्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दाब बढ़ाया जाता है तो साम्य उस दिशा में शिफ्ट होगी जहां कम गैस के अणु हो। दाब जब घटाया जाता है तो उस दिशा में शिफ्ट होती जहां अधिक गैस के अणु हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेरक की बात करते हैं। उत्प्रेरक का साम्य अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अभी बताया कि केवल साम्य अवस्था में जल्दी पहुंचाने का काम करता है उत्प्रेरक, ठीक है। विलयन का पीएच कुछ प्रतिक्रियाओं में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता साम्य अवस्था के संतुलन को जो है प्रभावित करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ प्रतिक्रिया में, कुछ में हाइड्रोजन जो आयन है, ठीक है, आयनों की सांद्रता साम्य अवस्था के संतुलन को जो है प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम जो है रासायनिक साम्य को समझे और रासायनिक अभिक्रिया को समझे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बातें आपको समझ आया होगा। कल इसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, एक दिन में चैप्टर जो है कंप्लीट हो सकता था, लेकिन ये आपका डे 1 है, इसीलिए जो है इसको मैं 10-15-20 मिनट का ही इसको बनाया हूं, ताकि आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं कंटिन्यू जो है इसका वीडियो आपको बनाऊंगा सीजीपीएससी मेंस के लिए। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं और आगे का पार्ट आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। इस सबका पीडीएफ जो है आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है सीजी व्यापम एस्पिरेंट, ठीक है, आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का आइकन दिखेगा, अभी अपग्रेड हो रहा है कुछ दिन में, है ना, लगभग 2 जुलाई के आसपास, 2 जुलाई के आसपास न्यू वर्जन जो है हमारे ऐप का जो है आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। न्यू वर्जन आने के बाद जितना भी पीडीएफ है, जितना भी क्लासेस है, ठीक है, जो फ्री क्लासेस मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, सब उसमें अप टू डेट हो जाएगा। साथ ही हमारा लाइव क्लास भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमसे जुड़कर व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपना क्लासेस जो है रेगुलर वो देख सकते हो। लाइव क्लास के माध्यम से जो है पूरा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, बाकी टीचरों के द्वारा। तो कोशिश रहेगा तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नए ऐप का, और साथ ही आप जो है वहां से पीडीएफ वगैरह को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा और आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया जो है देंगे।